वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से दुनिया की बड़ी तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ करेंगे बातचीत। मीटिंग में दुनिया की अहम तेल और गैस कंपनियों के करीब 45 सीईओ होंगे शामिल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी समेत लखनऊ और आगरा के स्ट्रीट वेंडर्स से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से जानेंगे उनका हाल। मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 71,37,000 से जायद मरीज हो चुके हैं सेहतयाब, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 90.23%। और अयोध्या में सरयू के किनारे 9 दिन चली दिव्य और भव्य रामलीला हुई इख्तिताम पजीर। बॉलीवुड के कई मशहूर फनकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर किया गया बराह रास्त नशरिया। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया की मुमताज तेल और गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करेंगे। नीति आयोग और वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस मिलकर इस सालाना प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। इस साल मीटिंग में दुनिया की अहम तेल और गैस कंपनियों के तकरीबन 45 सीईओ शामिल होंगे। भारत खाम तेल का तीसरा सबसे बड़ा सारिफ और चौथा सबसे बड़ा एलएलजी दरामद करने वाला मुल्क है। बातचीत का मकसद तेल और गैस के शोबे में भारत को एक फाल हिस्सेदार बनाना है। 2016 में भारत ने पहली बार मीटिंग का इनेकाद किया था। सालाना मीटिंग में सीईओ और मफाद होल्डर्स ने वजीर आजम के साथ मामलों और इम्कानात पर बातचीत की। आलमी सीईओ के साथ गुफ्तगू के तवस्सुत से भारत की तवानाई और सिक्योरिटी को और मुस्तहकम बनाया गया। नीति आयोग और वजारत पेट्रोलियम की जानिब से 5वीं बार इस प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है। तवानाई की डिमांड को पूरा करने के लिए मुल्क में 2030 तक तेल और गैस में 300 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी होने का इम्कान है। बातचीत का मकसद इस्लाहात के अलावा इस शोबे में सरमायाकारी को एक आलमी प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इससे कबल वजीर आजम सीरीबाग के इंडिया एनर्जी फोरम का इफ्तिताह भी करेंगे। इस प्रोग्राम में मुकर्रीरीन का एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप भारत और 30 से जायद हल्कों की इलाकाई तवानाई कंपनियों, मुतल्लिका सनतों, तंजीमों और हुकूमतों के 1000 से जायद नुमाइंदों के ग्रुप शामिल होंगे। कोरोना वबा से हुए इक्तिसादी नुकसान से स्ट्रीट वेंडर्स भी काफी मुतासर हुए हैं। उनकी रोजी रोटी को बेहतर तरीके से चलाने के मकसद से मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक के कर्ज तकसीम किए जा रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में कितनी इस्लाह हुई है, इस बात को जानने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के के स्ट्रीट वेंडर्स से 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से उनका हाल जानेंगे। इस बात की मालूमात फराहम कराते हुए डूडा की जिला प्रोजेक्ट मैनेजर जया सिंह ने बताया कि उनके महकमे के तवस्सुत से मुख्तलिफ बैंकों ने 20,592 से जायद स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज तकसीम किए हैं। कर्ज तकसीम के प्रोग्राम में वाराणसी मुल्क में अव्वल मकाम पर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर्स की जिंदगी में काफी सुधार आया है और वो अपनी रोजी रोटी को फिर से चलाने में अहल हो गए हैं। 27 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम का वाराणसी के मुख्तलिफ मकामात पर बराह रास्त नशरिया किया जाएगा। किया जा रहा है, ठीक है, इसके तहत हमें इसका लाभ भी मिला है।
आगरा में फुटपाथ और रेहड़ी लगाकर अपनी जिंदगी गुजारने वाले ऐसे तमाम लोगों के सामने कोरोना के दौर में रोजी रोटी का खतरा पैदा हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए का कर्ज मिलने से उनका रोजगार फिर से शुरू हो गया है। प्रोजेक्ट अफसर संजय पिथरिया ने बताया कि ताजनगरी आगरा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 84,716 का हदफ मुतय्यन किया गया है, जिसमें हदफ के मुकाबले सर्वे किए गए स्ट्रीट वेंडर्स की तादाद 60,314 है और अब तक 53,442 स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तादाद 47,251 है। आगरा में 24,290 लोगों का कर्ज मंजूर हो चुका है, जबकि 16,684 मुस्तफीदीन को इस स्कीम का फायदा मिल चुका है, जिसके बाद सभी मुस्तफीदीन ने अपना रोजगार शुरू कर दिया है। वहीं स्कीम के मुस्तफीदीन इस स्कीम को शुरू किए जाने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कोरोना काल में मेरे आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मेरा सारा काम बंद हो चुका था, जिससे मोदी जी की यह आत्मनिर्भर योजना शुरू हुई, जिससे कि मुझे नगद निगम में आकर के 10,000 रुपये का मुझे फ़ायदा मिला, जिससे कि मैं आगे मैंने अपना व्यापार और अच्छी तरह से बढ़ाया। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये जो है 10,000 रुपये वाली योजना निकाली है, ये मैं जो है फॉर्म भरा था, मुझे ये पैसे मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, तो इससे मैं अपना बिजनेस दोबारा से खड़ा करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में जो सब्जी लगाते थे उस काम ख़त्म हो गया, इस वजह से हमने मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमें 10,000 रुपये भी लेते, हम दोबारा अपना काम चालू करेंगे। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ये योजना माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो प्रारंभ की गई है, ये उनके जो वेंडर जो अपने उसमें लॉकडाउन में अपना रोजी रोटी गंवा बैठे थे, उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। वजारत सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 71,37,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 90.23% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह-अमवात घटकर 1.50% रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 59,105 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 1,814 नए मामले सामने आए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में ही 2,450 कोरोना मुतासिर मरीज इलाज के बाद पूरी तरह सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से 4,38,521 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद रियासत में रिकवरी रेट बढ़कर 92.89% हो गया है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,814 प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 2,450 है। इस प्रकार आज ये 39वां दिन है जब एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या में प्रदेश में लगातार गिरावट हो रही है। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या अब घटकर के 26,652 रह गई है, जो इसका जो पीक आया था एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस का, उससे लगभग 42,000 कम है। कुल डिस्चार्जेस अर्थात जो लोग संक्रमित हुए थे उनके संक्रमण से मुक्त होने के पश्चात जो डिस्चार्ज हुए लोग, उनकी संख्या बढ़कर के अब 4,38,521 हो गई है और इस प्रकार प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमण के पश्चात रिकवरी का प्रतिशत बढ़कर के 92.89% हो गया है। 92.89% रिकवरी का परसेंटेज है इस समय।
रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नवनीत सहगल ने बताया कि रियासत में इक्तिसादी सरगर्मियों को तेजी से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए हुकूमत कोशां है। उन्होंने बताया कि रियासत में धान खरीद मराकज पर इस बार गुज़िश्ता साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा धान खरीदा गया, जिसका बराह रास्त फायदा किसानों को मिल रहा है। किसानों के प्रति सरकार संवेदनशील है और जैसा मैंने पहले बताया था कि पिछले वर्ष से लगभग 1000 अतिरिक्त धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं और अभी तक इन धान क्रय केंद्रों पर 28 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष केवल 7 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले साल से इस साल लगभग 4 गुना अधिक धान खरीदा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि वो अपने अपने ज़िले में सुनिश्चित कराएं कि उनके जनपद में धान क्रय केंद्र भली भांति काम कर रहे हैं, किसानों को परेशान नहीं किया जा रहा है तथा उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में रोजगार के अवसर और अधिक पैदा करने के प्रयास में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत तेजी से कार्य किया जा रहा है और कल प्रातः माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 2.5 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, रेहड़ी खोमचे, छोटे खोखे वाले व्यापारियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम के अंतर्गत योजना के अंतर्गत ऋण से उनका ऋण वितरण से लाभान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इससे न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश अभी तक पूरे देश में इस योजना में 1 नंबर पर है। सबसे अधिक संख्या में ऋण स्वीकृति और सबसे अधिक संख्या में ऋण वितरण इसी प्रदेश में वो हो रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी की कर कमलों से ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला कानपुर शहर में कोविड-19 इन्फेक्शन को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बताए गए हिफाजती पैगाम से लोगों को मुसलसल बेदार किया जा रहा है। भारत सरकार की वजारत नशरियात की जानिब से भी लोगों को बेदार करने के लिए मुसलसल प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वहीं मोअज़्ज़िज़ शख्सियात की जानिब से भी लोगों से कोविड-19 से बचने के लिए बताए गए हिफाजती जवाबित पर अमल करने की अपील की जा रही है। बीजेपी के रुकन असेंबली सुरेंद्र मैथानी और IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय किरंदेकर ने फेस मास्क का इस्तेमाल करने, मुसलसल वक्त वक्त पर साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील लोगों से की। कोविड-19 महामारी का प्रकोप अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि हम अपने देश में देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोविड महामारी से बीमार लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम पूरी सावधानी बरतते रहें। खासकर हमें हमारे मुंह और नाक को हमेशा फेस मास्क से ढका रहना चाहिए। खासकर जब हम बोल रहे हो, मैंने कई बार देखा है कि जब लोग बोलते हैं तो अपना फेस मास्क नीचे कर देते हैं, जबकि यह बहुत जरूरी है कि जब हम बोल रहे हो या खांस रहे हो तब हम अपना मुंह और नाक हमेशा ढके रहें। और यह आवश्यक है कि जब अपने घर से बाहर निकले तो यह फेस मास्क हमेशा पहने। अयोध्या की रामलीला के आखिरी दिन रावण और हिरावन के वध और राम के राज तिलक से मुताल्लिक प्रोग्राम को पेश किया गया। इसी के साथ सरयू के किनारे 9 दिन चली दिव्य और भव्य रामलीला का इख्तिताम हुआ। बॉलीवुड के कई मशहूर फनकारों से सजी रामलीला का दूरदर्शन पर बराह रास्त नशरिया किया गया। आइए देखते हैं अयोध्या की रामलीला की आखिरी दिन की झलकियां। पिछले 9 दिनों से सरयू के तट पर राम कथा रस की अद्भुत धारा प्रवाहित होती रही। विजयदशमी के दिन अयोध्या की रामलीला में राम रावण युद्ध के आखिरी प्रसंगों का मंचन हुआ।
युद्ध में रावण ने छल प्रपंच का भी खूब सहारा लिया। अहिरावण छल से राम लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाता है, जहां राम भक्त हनुमान पहुंचकर अहिरावण का वध करते हैं। अंततः वह क्षण भी आता है जिसके लिए भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। राम रावण में भीषण संग्राम होता है। विभीषण रावण के वध का भेद भगवान श्री राम से प्रकट करते हैं और अंततः तम पर तेज, पाप पर पुण्य और असत्य पर सत्य की जीत होती है। रावण का संहार होता है। लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचते हैं, जहां उनका राज तिलक होता है। धर्म की स्थापना और मानवता का कल्याण श्री राम के अवतार और राम राज्य का लक्ष्य था। राम राज यानी ऐसा राज जहां लोगों को दैविक भौतिक दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। राम राज आज भी समता, मलुक, कल्याणकारी, समृद्ध समाज का आदर्शतम रूप माना जाता है। आशुतोष शुक्ला और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अयोध्या। लखनऊ के ऐशबाग में मुनक़िद होने वाली तारीखी रामलीला में हिस्सा लेने वाले फनकारों ने मुसलसल 9 दिनों तक अपनी एक्टिंग से इस दौर की याद ताज़ा करा दी, जब भगवान राम ने रावण का वध किया था। झूठ पर सच्चाई की जीत को अपनी फनकारी में पेश करने वाले फनकारों से इस बार कोरोना वबा के सबब महदूद रामलीला पर बात की हमारे नामानिगार विकास सिंह ने। मेघनाथ से जानेंगे। मेघनाथ बहुत ही वीर थे। क्या है संदेश इस बार आपका? दशहरा हमेशा से बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए माना जाता है, लेकिन इस साल जो विपत्ति है देश पर, दुनिया पर, आप क्या कहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें प्रिकॉशंस लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत जल्दी इस जंग को बहुत इजी तरीके से, बस ये है कि आपको प्रॉपर वे में मास्क यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है। तो जितना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे उतने जल्दी आप सही होंगे, उतनी जल्दी हम इस विपत्ति से दूर होंगे। जय श्री राम। सभी लोग सेफ रहें, जैसे कि स्थिति है हम लोगों की, हम सभी इससे अवेयर हैं बहुत ज़्यादा। सो बस यही एक गुजारिश है सबसे कि सब लोग सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें और अपना ध्यान रखें। आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध किया था। हमारे साथ हैं ऐशबाग रामलीला में राम का किरदार निभा रहे प्रभु श्री राम। आज के दिन क्या कुछ सबसे बड़ा संदेश प्रासंगिक है सभी के लिए? धर्म की जीत होगी और क्या होगा। सबसे बड़ी चीज़ इस साल जो हम कोरोना से लड़ रहे हैं उसका हम पुतला फूकने वाले हैं, रावण को उस रूप में दहन करेंगे। हम तो वही एक ही बात बोल रहे हैं, करुणा निधन। करुणा निधन, वो जो रावण का पुतला बना है, करुणा निधन, सबको निधन कर दो। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड खुश हो जाए। एक बार दशानंद वाले अंदाज में कोरोना को कुछ कह दीजिए। करुणा, तुम निधन हो जाओ। गोरखपुर में वजीर आला और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी पर्व पर गोरखनाथ मंदिर से निकलने वाली वसी शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा से कबल गोरखनाथ मंदिर में साधु संतों के साथ दर्शन किया, उसके बाद बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। गोरखनाथ मंदिर में फनकार लाठी तलवार का करतब दिखा रहे थे। ये शोभा यात्रा हर साल की तरह विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर से निकलकर मानसरोवर मंदिर पहुंची, जहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव शंकर का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम का राज तिलक कर पूजा अर्चना की गई। हुकूमत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए जारी रहनुमा हिदायत पर अमल किया गया। पुलिस इंतजामिया सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान सड़क के रास्ते जुलूस को लेकर चल रही थी। मुस्लिम तबके के लोग चौधरी कैफुल बरा की क़यादत में जगह जगह जुलूस का खैर मकदम कर रहे थे। इसी के साथ नाजरीन भी शोभा यात्रा का खैर मकदम कर रहे थे।
झूठ पर सच्चाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की अलामत दशहरा पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसी सिलसिले में बरेली में मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने दशहरा पर्व के मौके पर रामलीला ग्राउंड में रावण दहन कर रामलीला का इख्तिताम किया। बरेली के बड़े बाग वाक़े रामलीला ग्राउंड में रस्मी तौर से रावण दहन किया गया। कोरोना के इस दौर में पहली बार बरेली में सादगी से दशहरे का त्योहार मनाया गया। यहाँ मुनक़िद होने वाली रामलीला मुल्क की सबसे तारीखी 453 साल कदीमी रामलीला है। इस बार रावण का छोटा पुतला बनाकर रवायत को निभाते हुए दशहरा पर्व की रस्म अदायगी की गई। इस मौके पर मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा कि कोरोना की वजह से इस बार सिर्फ रावण का पुतला दहन कर रस्म निभाई गई है। वैसे हर साल यहाँ पर सबसे ऊंचे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। वास्तव में उत्तर भारत की सबसे पुरानी रामलीलाओं में से यहाँ की रामलीला है। इसका अपना एक अलग महत्व है। जैसे हम बोलते हैं कि तुलसीदास जी के समय से इस रामलीला का प्रचलन है और इसका एक अपना अलग महत्व है। परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारी कमेटी ने इस बार तय किया कि बिना किसी शो के इस कार्यक्रम को एक सांकेतिक रूप में किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं रावण का स्वरूप भी कितना छोटा है और बाकी अन्य कोई नहीं है। अब ये थोड़ी सी रस्म अदायगी हो रही है और ये वास्तव में इस बात के लिए कि परंपरा बनी रहे। देशवासियों से क्या अपील करेंगे विजयदशमी पे? मतलब वास्तव में इस समय देश के अंदर जो वातावरण है उस वातावरण के अंदर सौहार्द, एकता, एक रूपता बनी रहे और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जिस ढंग से देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, जिस ढंग से चाहे सीमा का क्षेत्र हो चाहे देश के अंदर का क्षेत्र हो, इस कोरोना का संकट हो, हर एक काम का बहुत ही बखूबी सफलतापूर्वक वो मुकाबला कर रहे हैं और देश को अच्छी दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे एकजुट होकर कोरोना के प्रति सतर्क रहें। जो कहा गया है कि दूरी बनाए रखें, चेहरे पर मास्क का प्रयोग करें, ये आवश्यक है। उसके साथ अपने सारे कामों को अंजाम। रियासती हुकूमत की जानिब से खवातीन की हिफाजत, एहतराम और खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत आज रायबरेली के जगतपुर ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल रुझैया भीकमशाह की दर्जा 8 की मिताली विश्वकर्मा को 2 घंटे का जिला मजिस्ट्रेट नामजद किया गया। इस दौरान मिताली ने फरियादियों के मसाइल को संजीदगी से सुना और कार्रवाई के अहकाम भी दिए। जिला मजिस्ट्रेट वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि वजीर आला की सोच के मुताबिक चलाए जा रहे मिशन शक्ति के लिए मिताली ने 27 ताउन दिया है, जिसकी वजह से उन्हें 2 घंटे के लिए जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया। इससे खवातीन में खुद किफालत के साथ खौफ से पाक जज्बा बेदार होगा, जो खवातीन को मुस्तहकम बनाने की सिमत में उन्हें एक कदम आगे ले जाएगा। वहीं नामजद जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर मिताली विश्वकर्मा ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से मुझे 2 घंटे के लिए जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया। इससे मेरा ही नहीं बल्कि जिले की सभी बेटियों के वक़ार में इजाफा हुआ है। एक दिन जिला मजिस्ट्रेट बनकर हुकूमत के ख्वाब को पूरा करूंगी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पर बैठूंगी। इसके लिए मैं अपने ज़िले के डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। एक दिन मैं अपनी मेहनत के बल पर डीएम बनके अपने देश की सेवा करूँगी और अपने डीएम सर के सपने को साकार करूँगी। डीएम सर ने आज मेरा ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के बेटियों का मान सम्मान बढ़ाया है। धन्यवाद। ये मिताली विश्वकर्मा जी हैं और इन्होंने चाहे वो कोविड के प्रति जागरूकता हो या नारी शक्ति को हो का कार्यक्रम हो, सभी में बड़ी अच्छी सहभागिता की। इनके इनने एक बुकलेट भी बनाई है और जो माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है मिशन शक्ति का, तो माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि निरंतरता से चलता रहेगा। तो बालिकाओं को एक आत्मबोध कराने के लिए, एक जो माननीय मुख्यमंत्री की आकांक्षाओं के अनुरूप उनको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और भविष्य में इस तरह के प्रयास हम माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में करते रहेंगे।
फतेहपुर में मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत जिले के दौलतियापुर कंपोजिट स्कूल की दर्जा 8 की तालिबा शिखा यादव को कंपोजिट स्कूल दौलतियापुर के प्रिंसिपल राजेश कुमार की जानिब से एक दिन की प्रिंसिपल की जिम्मेदारी सौंपी गई। चार्ज मिलने के बाद शिखा ने जहां स्कूल में किचन समेत मुख्तलिफ कमरों और हाजिरी रजिस्टर समेत तमाम फाइलों की जांच की, वहीं नौ मुकर्रर असतज़ा को शजरकारी के साथ साथ सफाई का पैगाम दिया। इस मौके पर स्कूल के टीचर अनुपम सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत जहां बेटियों को खुद किफालत की राह दिखाई जा रही है, ऐसे में स्कूल इंतजामिया की इजाजत के मुताबिक बेटी को एक दिन के लिए प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं गांव के दीगर बच्चियों में तालीमी मसावत और बेदारी के जज्बे को फरोग मिलेगा और बेटियां तरक्की की राह चलकर नया रिकॉर्ड कायम करेंगी। शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारा पूरा विद्यालय परिवार मेहनत के लिए कमर कस ली है और कोविड-19 का जैसे ही दौर खत्म होता है और विद्यालय स्कूल खुलते हैं तो एक नई योजना के तहत हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि बालिकाओं और बालकों को सभी को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम चालू किया है, तो इसके तहत हमारे विद्यालय कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर में कक्षा 8 की छात्रा शिखा यादव को हमने एक दिन के लिए प्रधानाध्यापक पद प्रदान किया, जिससे बेटियां सशक्त बनेंगी और समाज में उन्हें सम्मान मिलेगा। प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा आज एक दिन के लिए कंपोजिट विद्यालय दौलतियापुर में प्रधान अध्यापक का पद प्राप्त हुआ है। मुझे विद्यालय में शिक्षकों के सहयोग से कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। इस विद्यालय के द्वारा सभी हमारे जो 18 पैरामीटर्स हैं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पूरे कर लिए गए हैं। वहाँ के सभी शिक्षक बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और इन्होंने लड़की जिसका नाम शिखा यादव है, ये मीना मंच के अंतर्गत पावर एंजल के पद पर है और इनकी बाल संसद में ये प्रधानमंत्री के पद पर है और इसको प्रधानाध्यापक का पद सौंपने का कार्य जो किया गया है निश्चित तौर पे प्रशंसनीय है और बेटियों को ये आगे ले जाएगी। उनमें आत्मबल, आत्मनिर्भरता ये जैसे गुण हैं वो पैदा होंगे और निश्चित तौर पे हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। मेरठ में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 1,77,746 किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए आने से किसानों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। किसानों ने कहा कि कोरोना जैसी वबा में ये पैसा उनके बहुत काम आया। वो इस पैसे को अपनी खेती के लिए खाद बीज लाने के काम के साथ घर के खर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि कोविड-19 जैसी वबा में भी ये पैसे रुके नहीं और मुसलसल किसानों के अकाउंट में आते रहे, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। किसानों ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल किसानों के मफाद में बड़े फैसले कर रहे हैं जो काबिले खैर मकदम है। और जो ये केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2,000 रुपये की ये तिमाही की जो किस्तें आती हैं हमारी, इससे हमें बहुत ही लाभ मिलता है। हमारा समय पे खाद बीज पानी का काम चलता है और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और हमारे इस समय जो हमारा यहाँ कोरोना काल में संकट आया है, कोरोना बीमारी जो फैली है, उसमें भी हमारे 2,000 रुपये आए हैं। उसमें हमारे कोई ये नहीं है कि हमारी केंद्र सरकार ने कोई किस्त रोकी है। हाँ जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है जी, ग्राम खासपुरा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ का रहने वाला हूँ मैं। और जी 2,000 रुपये जो किसानों की सम्मान निधि आ रही है वो मेरे खाते में आ गई है, मेरे भाई के खाते में भी आ गई है जी। और उससे हमें जो लाभ मिल रहा है जी, अपनी दवाई खाद बीज को कुछ बढ़ोतरी हो रही है। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।